Question is on your screen. I'm waiting for the answer. क्लास इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन समवॉट इस तरीके बनते हैं यूपीएससी में, जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करते हैं. Plus, there are two people again waiting over there. Just a minute. दो लोग वेट कर रहे थे. Yesterday, we were doing we did the definitions of economy. Okay. आज हम देखेंगे क्लास कि इकोनॉमी कितने तरह के होती है. ओके. तो क्लास इकोनॉमी इन जनरल दो आपके तरह के होते हैं इकोनॉमी. ओके. इकोनॉमी को हम दो में बांटते हैं और आजकल के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने तीन में बांट दिया. ओके. पहली जो इकोनॉमी होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमी. ये फर्स्ट कैटेगरी की इकोनॉमी है. ओके. या इसे पहली माइक्रो कर दीजिए तो ये सेकंड कैटेगरी की इकोनॉमी होगी. ओके. मैक्रो इकोनॉमी. और दूसरी है आपके माइक्रो इकोनॉमी. जस्ट Vishal, please mute your video, mute your the application, mute your application. The other people are getting disturbed. Okay. Now, macro economy and second is micro economy. अब ये मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी क्या है? प्लस माइक्रो इकोनॉमी से शुरुआत करते हैं. माइक्रो इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का सब पार्ट्स. मतलब कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ, कितनी कारें बनी. ओके. आपके किस सेक्टर में आईटी सेक्टर में जंप आया या स्लंप आया, वो माइक्रो इकोनॉमी है. या कंज्यूमर की चॉइसेस क्या हो गई हैं. जैसे आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, द फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. एफएमसीजी के लिए में आजकल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आजकल आपने देखा होगा एक नई इंक्लिनेशन चला है टुवर्ड्स द आयुर्वेद. पतंजलि का जो दंत कांति, हिमालय का भी अपना वीको वज्रदंती, फिर कोलगेट ने भी वेद शक्ति निकाल दिया. तो ये किसका पार्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमी का, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर. दूसरा देखेंगे आजकल जो फोर व्हीलर में जो ट्रेंड चला है कोविड से पहले, तो कोविड के कारण स्लंप आया हुआ है. कोविड से पहले तो आजकल एक नई कार का कॉन्सेप्ट चला है, हैचबैक. पहले आज से 7-8 साल पहले सेडान का काफी क्लास था. ओके. लोग सेडान ज्यादा खरीदते थे. अब हैचबैक की गाड़ी है, क्योंकि बड़ी वो आपके जैसे सपोज सांत्रो से बड़ी होती है और वरना से या एक्सेंट से छोटी होती है, जैसे i20 से हैचबैक गाड़ी. ओके. तो ये क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर है. ये माइक्रो इकोनॉमी है. और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी, द टोटल एम्प्लॉयमेंट, द टोटल इन्फ्लेशन, total employment, total inflation, okay, the total growth, GDP, the total entire nation's GDP, macro economy. अब अगर आप ग्रोथ ऑफ स्टील एंड आयरन सेक्टर देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी है. ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट देखेंगे तो क्या है? मैक्रो इकोनॉमी है. तो मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल को कंसीडर किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमी सेक्टर वाइज कंसीडर किया जाता है. ओके. आज के जो इकोनॉमिक्स के थ्योरिस्ट हैं उन्होंने एक थर्ड कैटेगरी डिवाइस की है, दैट इज मीजो इकोनॉमिक्स. ओके. वो उन्होंने कहा एक और कैटेगरी है
मीजो इकोनॉमिक्स। अब ये मीजो इकोनॉमिक्स क्या होती है क्लास? मीजो इकोनॉमिक्स एक तरीके से जो इन दोनों के बीच में लाई करे, दैट इज मीजो इकोनॉमिक्स। मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो लाई करे वो मीजो इकोनॉमिक्स है। ओके, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मैक्रो भी है कंज्यूम कर रही है और थोड़ा माइक्रो भी में टच कर रही है, दैट इज मीजो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी को हम इन जनरल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। थर्ड बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है कि मीजो इकोनॉमिक्स भी इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, अदरवाइज मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। अब यहां ध्यान दीजिएगा गाइस, यूपीएससी के जीएस में मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी नहीं है। आपने जो लोग ने बीकॉम कर रखा होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रखी है, आप में माइक्रो इकोनॉमी है, बट हमारे जीएस में मैक्रो इकोनॉमी है। ओके, जीएस माइक्रो इकोनॉमी से नहीं कंसर्न करता कि किस आउटपुट में क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए एक किताब अब थोड़ी रिडंडेंट हो गई है, बट अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने वो किताब को रिकमेंड कर रखा है। ओके, कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बट वो थोड़ा माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड है। दत्तन सुंदरम, एस्टर्न पब्लिकेशन, या आपके मिश्रा एंड पुरी। ओके, ये सब बहुत पुरानी, बहुत फेमस किताबें थी जो कि यूपीएससी के लिए थी, बट इनका आप देखोगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स, यूपीएससी ये सब नहीं पूछता। यूपीएससी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा, पॉवर्टी के बारे में पूछेगा, ओके, एग्रीकल्चर इश्यूज पूछेगा, यूपीएससी इन सब चीजों पे पूछता है। वो मैक्रो पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि माइक्रो पे। तो मैक्रो, माइक्रो और बीच का मीजो, मीजो दोनों को टच करता है, मैक्रो भी टच करता है और माइक्रो भी टच करता है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ओके, लिखे क्लास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। For the very first time, for the very first time in 1953, for the very first time in 1953, Ranger Frisch, RANGER FRISCH, Ranger Frisch, Ranger Frisch, Frisch, use the word, use the terms macro and micro economics. Use the term macro and microeconomics. As per Professor Ranger, as per Professor Ranger, Professor Ranger, the subject matter of economics and its various concepts, the subject matter of economics and its various concepts can be classified either in, as per Professor Ranger, the subject matter of economics and its various concepts can be classified either in microeconomics, or macroeconomics. Microeconomics or macroeconomics, for the sake of convenience of study, for the sake of convenience of study, for the sake of convenience of study, full stop. अब इसको दूसरे एंगल से भी समझते हैं गाइज।
माइक्रो इकोनॉमी यूनिट्स की स्टडी होती है और मैक्रो इकोनॉमी समेशन है। आई होप इतना आप थोड़े बहुत मैथ्स जानते होंगे। समेशन है मतलब एग्रीगेट है। माइक्रो इकोनॉमी यूनिट्स की स्टडी है। स्टील इंडस्ट्री कितनी हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी हुई, अल्युमिनियम इंडस्ट्री कितनी हुई, एग्रीकल्चर कितना हुआ, वो यूनिट्स की परफॉर्मेंस हुई कि हाँ भाई आईटी में स्लंप आ गया। ओके, मैक्रो इकोनॉमी समेशन ऑफ ऑल, कंप्लीट समेशन ऑफ ऑल। तो मैक्रो गिव द एंटायर पिक्चर while micro give the sector wise picture. Got my point? Macroeconomy give the entire picture. नेशन की क्या पिक्चर चल रही है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है वो इन जनरल उसमें सब्जेक्ट वाइज भी रहता है, यूनिट वाइज भी रहता है, बट इन जनरल इकोनॉमिक सर्वे गिव्स अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कंप्लीट जो इंडिया की पिक्चर है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे दिखा देता है। क्लियर है गाइस? लिखिए। we can say that microeconomics is the study of units. Microeconomics is the study of units, whereas macroeconomics is the study of aggregates. Whereas macroeconomics is the study of aggregates. So stop. Next paragraph. Microeconomics examines the economic behavior of individual actors. Examines the economic behavior of individual actor. Examines the economic behavior of individual actor, such as consumers, businesses, household, such as consumer, businesses, household, comma, production or output in the individual industries, production and output in the individual industries, it also Pardon, sir. Production and output in the individual industries. It also look into how decisions are made. It also look into how decisions are made in the face of scarcity. How decisions are made in the face of scarcity. And what effects they have on larger economy. And what effects they have on larger economy. They have on larger economy. So stop. जाने की क्लास वैसे ग्रुप में शेयर हो चुका है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 11 अक्टूबर को है। ओके, नया डेट शीट आ गई है यूपी पीसीएस। और आप लोग में से जो लोग, जैसे हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर रखा है। मेंस आपका 25 जुलाई से है, जो मेंस है लास्ट
TCS का. Macroeconomics. देखिए guys, macroeconomics on the other hand, studies the economy as a whole. So please repeat. Macroeconomics, on the other hand, studies the economy as a whole and its features like national income, employment, poverty, national income, employment, poverty, balance of payment, and inflation, etc. Employment, poverty, balance of payment, and inflation, etc. Just try to understand, guys. Just for example, in the current COVID crisis, the RBI governor is under, or we can also say the finance minister of India is under very great stress. They are facing the problem of Trinity. What is problem of Trinity in economy? Okay, the growth is slumping. ठीक है, the growth is slumping. Growth नीचे आ रही है. बल्कि कुछ लोग ने प्रोजेक्ट किया कि नेगेटिव ग्रोथ जाएगा, कुछ लोग कह रहा 1% GDP, कुछ कह रहा 0% GDP. अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो रहा है. ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? बैंकों को पैसे फेंक रही है कि आप लोन दो. ठीक है, आप पैसा दो, मतलब सस्ता लोन दो. मतलब मनी को मार्केट में फेंक रही है गवर्नमेंट, मनी को मार्केट में इंजेक्ट कर रही है. अगर फेंकना सही वर्ड नहीं है तो इंजेक्ट कर रही है. तो व्हेन टू मच मनी इज देयर, इन्फ्लेशन विल राइज. तो इन्फ्लेशन ऑलवेज हर्ट्स whom? The poor. और गरीबी बढ़ेगी. बट क्या करें, ग्रोथ बगैर मनी के हो नहीं सकती. और जैसे ही मनी आएगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. तो this scenario, I will take this topic in inflation when I will take the inflation topic. Okay, this scenario is in general economy known as the problem of Trinity. Okay, a mains topic, can be asked in prelims. Okay, but this is a very perplexed situation. इसको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन भी. स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैग्नेंट है प्लस इन्फ्लेशन है, पर इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, यहां इकोनॉमी निगेटिव टेरिटरी में जा रही है. That's why many people are criticizing the government that लॉकडाउन अभी नहीं खोलना चाहिए. क्लास इकोनॉमी बिल्कुल रसातल में चली जाती है, बिल्कुल नैडर हो जाती है, बिल्कुल पाताल लोक में चली जाती है इकोनॉमी, बल्कि काफी जा चुकी है. रिसेशन ने थोड़ा पॉजिटिव, रिसेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया था जब स्पेशल इंसेंटिव्स दिए थे. तो क्वेश्चन आता है, मतलब यूपीएससी में कहा था कि वेदर, मतलब विच वन इज गुड, इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन और अ डिफ्लेशन. तो इट्स इन्फ्लेशन इज गुड. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली गुड. स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन हो गया या आपके रनिंग इन्फ्लेशन हो गया, that will hurt whom? इन्फ्लेशन उनको हर्ट करता है जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है. जैसे इन्फ्लेशन बिजनेसमैन को लीस्ट हर्ट करता है. लीस्ट हर्ट उसको भी करेगा लॉन्ग रन में, पर लीस्ट हर्ट करता है. मैं अगर सपोज जनरल स्टोर का मालिक हूं, तो महंगाई बढ़ी
मैं तुरंत अपने अपने उसको कर्मचारी को कह दूंगा सबके टैगलाइन चेंज कर दो, जो 100 रुपए की दाल है वो कल से 120 रुपए की दाल होगी। मैं क्या कर रहा हूं, इन्फ्लेशन को ट्रांसफर कर दे रहा हूं आप लोगों के ऊपर। बट जो पेंशन वाले हैं, जिनकी सपोज पॉकेट मनी है, उनको इन्फ्लेशन बहुत हर्ट करता है क्योंकि उनको इंक्रीज नहीं मिल रही। समझ पा रहे हैं? ओके तो इकोनॉमी इस तरीके से ट्रीट होती है क्लास। पैसा गवर्नमेंट ने दिया, जैसे कल प्राज्वल ने कहा कि अभी सीआरआर में कम की, आपके बैंक रेट कम किए। गवर्नमेंट कर क्या रही है? पंप प्राइमिंग। गवर्नमेंट आपके पंप कर रही है, इंजेक्ट कर रही है पैसे को इकोनॉमी में। बैंकों को सख्त आदेश है कि आप सस्ते से सस्ता लोन दोगे। तो अब आप लोन का करोगे क्या? लोन से या तो कार खरीदोगे या घर खरीदोगे या अपनी इंटरप्राइज चलाओगे, या आपको अगर आपका बिजनेस का एक मूड है, सोच है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का, बशर्ते आपको लोन अवेलेबिलिटी हो जाए। तो आपने लोन लिया, इन्वेस्ट किया, अब अकेले तो पूरा नहीं चलाओगे, 4-5 लोगों को रखोगे। अब उन 4-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप उन्हें मंथली सैलरी दोगे, तो उस सैलरी से चीजें खरीदेंगे, इकोनॉमी का व्हील धीरे 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 रन करने लग जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है कि कितना क्वांटम ऑफ मनी सिस्टम को जरूरत है। अगर ज्यादा मनी आ जाएगा सिस्टम में तो महंगाई बढ़ जाएगी। ओके मैं अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग। क्योंकि अगर मैं जैसे सपोज ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स ले आया तो आप कहोगे कि सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात जा रही है। लेट इट बी, वो अपने समय पे डिस्क्लोज होंगे, तब तक आपका ये एरिया क्लियर हो जाएगा। ओके लिखे क्लास, कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। लिखे क्लास, मैक्रो इकोनॉमी deals about features like national income, employment, poverty, balance of payment and inflation. Poverty, balance of payment and inflation. Please repeat. Macroeconomy deals about features like national income, employment, poverty, balance of payment, BOP. भारत की देनदारी ज्यादा है या लेनदारी ज्यादा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ लेनदारी। भारत की देनदारी ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझिए, मतलब समझते चलिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं। अब जैसे हम अगर चाइना के हिसाब से देखा जाए तो चाइना की लेनदारी ज्यादा है। जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट उतना पॉजिटिव होता है। मतलब पैसा लेना है या पैसा देना है। भारत, अब पहले हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, अब आत्मनिर्भर। गाइस भारत को बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारा बीओपी निगेटिव टेरिटरी में घुमा करेगा। बीओपी का समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते जा रहे हैं और बिल भरते चले जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? बीओपी निगेटिव होगा। और एक दूसरा पर्सन है जो कमाता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है और फिर वो खर्च कर रहा है, दैट इज बीओपी पॉजिटिव। चाइना का कॉन्सेप्ट क्या है? चाइना की लेनदारी ज्यादा है। चाइना चीजों को प्रोड्यूस करता है, बेचता है, बदले में क्या आते हैं? डॉलर्स आते हैं। तो चाइना का बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। भारत चीजें इंपोर्ट करता है, बनाता कहां है भारत? चीजें इंपोर्ट करता है, अपने जेब से फॉरेन एक्सचेंज देता है, डॉलर देता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में चलता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज को देता है। तो भारत का जो खजाना है वो घट रहा है, तो बीओपी निगेटिव है। बीओपी को पॉजिटिव करने के लिए क्या चीज जरूरी है? हम बीओपी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? यस मिस्टर खान, बिसाइड एक्सपोर्ट्स, हमारा बिसाइड एक्सपोर्ट, इसके छोड़ करके यस कोई और भी बोल रहा था? एनी FDI सर, कैपिटल अकाउंट से कैपिटल। हम बीओपी को
बीओपी के लिए हम बीओपी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बीओपी को पॉजिटिव लाने के लिए क्या कर सकते हैं? बीओपी को पॉजिटिव लाने के लिए पहले चीज, हम पहला जो हमने कहा एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें, या तो हम अपना ज्यादा चीजें बनाएं, वो बनाएं जो कि वर्ल्ड में डिमांड वाली चीज है। ओके, तो हम जितना ज्यादा बाहर हमारा प्रोडक्ट जाएगा, हमारे पास डॉलर आएंगे। दूसरा, बीओपी को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव लाने के लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। बट दिस इज नॉट ए हेल्दी पॉलिसी, एफडीआई। हम अपने यहाँ के जो यूनिट्स हैं, जो पीएसयूज हैं, या जो गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं, उनके शेयर्स फॉरेन कंपनी को बेच सकते हैं, और उसके बदले में वो हमें एक लमसम अमाउंट देंगे। ओके, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन इज आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया। आज चाइना देख लीजिए, मतलब आई होप यू मस्ट बी रीडिंग द करंट कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स हैं ना, जो चाइना की मैगजीन्स हैं, वो ओपनली थ्रेटन कर रही है इंडिया को। दे आर थ्रेटनिंग ओपनली कि आप किस तरीके से इंडियंस को उनकी आदत सुधारोगे। सारे फोन तो चाइना में बने हैं। अगर हम और आप आईफोन यूजर्स हैं, आपका और मेरा फोन आईफोन चाइना में तो असेंबल हुआ है। मेरा ये जिस पे हम अपना लैपटॉप पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एचपी का, चाइना में ही तो बना है। सैमसंग के फोन चाइना में ही तो बने। कुछ फोन सैमसंग के साउथ कोरिया में बनते हैं, काफी फोन सैमसंग के चाइना में बने। तो मतलब मैं ओप्पो और वीवो की तो बात ही नहीं कर रहा। मोटोरोला जो अमेरिकन कंपनी थी, उसने भी उसे भी चाइना ने खरीद लिया। तो अगर आप देखोगे, मैंने नहीं डाला ये चाइना का बहिष्कार। अब चाइना का अगर मैं गुड्स का बहिष्कार करूंगा, तो मैं पहले अपने आईफोन का बहिष्कार करूंगा, अपने सैमसंग के फोन का बहिष्कार करूंगा। तो वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द थिंग इज दैट चाइना आज वर्ल्ड की मैक्सिमम चीजों को बना रहा है, चीजों को सेल आउट कर रहा है, बदले में क्या ले रहा है? डॉलर्स। और चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव टेरिटरी में है। भारत चीजों को बनाता नहीं है, चीजों को इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करने के लिए भारत अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसे को देता है। तो भारत का बीओपी नेगेटिव टेरिटरी में। तो समझ जाइएगा, दैट्स व्हाई मैं ये लास्ट चैप्टर पढ़ाता हूँ बीओपी, क्योंकि बीओपी में ऊपर के सारे चैप्टर का क्रक्स आता है। क्लियर है गाइस? लिखिए क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ। मीजो इकोनॉमिक्स। मीजो इकोनॉमिक्स मीजो इकोनॉमिक्स is comparatively a newer term which studies the intermediate level of economic organization in between the micro and macroeconomics. Sir, studies the intermediate level of economic organization in between micro and macroeconomics like institutional arrangements thus meso is relative. meso is relative मतलब comparative है. meso is relative, RELATIVE. meso is relative. For example, today study of sector wise economics like auto sector infrastructure sector may be considered as mesoeconomics. Sir, please repeat. For example, study of sector wise economics like auto sector, infrastructure sector, IT sector, कुछ भी लिख सकते हैं, may be considered
meso economics. While the study of each unit falls under micro. Unit falls under micro. So while the Study of each unit falls under micro. Full stop. नेक्स्ट सब हेडिंग हमने इनके बारे में कल डिस्कस किया था. लिखिए, Keynesian theory of macroeconomics. Keynesian theory of macroeconomics. Keynesian theory of macroeconomics. Theory of macroeconomics. अब यहां पे क्लास समझिए. We all know, yesterday we discussed that the father of economics is known as Adam Smith. Adam Smith जो थे वो एडवोकेट करते थे कि the state should not intervene in the economic activity. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्री छोड़ दिया जाए. स्टेट शुड नॉट इंटरवीन. द डिमांड एंड सप्लाई विल टेक इट्स ओन कोर्स. मतलब कहने का मतलब ये है, इफ यू रिमेंबर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर मोदी was elected for the very first time in 2014, and just after that we saw a major spike, major rise in the price of pulses. दालों के उसमें एकदम से बढ़ोतरी, दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी. तो अगर हम एडम स्मिथ या लसाज फेयर, अभी कॉन्सेप्ट आएगा लसाज फेयर का, इसी में लसाज फेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एडम स्मिथ कहते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है. जब अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ रहे हैं. जब एक बार सप्लाई ज्यादा आने लग जाएगी, प्राइस अपने आप स्टेबल हो जाएगा. तो एडम स्मिथ का ये था. एडम स्मिथ वाज एन एडवोकेट ऑफ लीस्ट या कहें नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. कीनीसियन जो जॉन मेयार्ड कीनिस हैं, इनकी थ्योरी कहती है कि नॉर्मल टाइम्स में द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉर्मल टाइम्स मतलब जैसे प्रायर टू द कोविड टाइम्स, जो कोविड से पहले टाइम में गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट जब रिसेशन आ जाए, जब मंदी आ जाए, कल आपको मैंने क्या समझाया, जब मंदी आएगी तो सबसे पहले कौन हाथ खड़ा कर लेगा? प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर कहेगा हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे माल बिक ही नहीं रहा है. तो कीनिस कहते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इनहैंस द स्पेंडिंग. समझ पा रहे हैं गाइस? इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इनहैंस द स्पेंडिंग. ये कीनीसियन की थ्योरी है, कीनीसियन थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. दैट्स व्हाई कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कोविड क्राइसिस में कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, कीनीसियन थ्योरी एप्लीकेबल है. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कह रहा है डिमांड ही नहीं है. और डिमांड क्यों नहीं है? कल जैसे सर्जना ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इतने सारा इन्होंने पैकेज दिया है वो आपके उतना यूटिलाइज क्यों नहीं हो पा रहा? यूटिलाइज बहुत रीजन से नहीं हो पा रहा. भाई इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस तो करेंगे, पर पहली चीज है डिमांड खरीदे तो कोई. आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा सफर कर रहा है. टूरिज्म सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सफर कर रही है. इस समय तो पीक था,
मई जून में तो लोग घूमते थे। होटल इंडस्ट्री सबसे, उत्तराखंड होटल इंडस्ट्री, उत्तराखंड की तो सबसे ज्यादा टूरिज्म की इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा सफर कर रही है। तो द थिंग इज दैट किनीसियन इकोनॉमी जब कहते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट, क्योंकि जब ऐसा चीज हो रही है, इस तरह के रिसेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी का जो व्हील है, इकोनॉमी का जो पहिया है, वो स्लो डाउन हो रहा है। तो मैं अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूं, इजी है, कैच कर लोगे, तो ये सरकार की का उत्तरदायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाते रहे, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया तो मंदी विकराल रूप में हो जाएगी, रिसेशन बहुत एक कहते नहीं है, एक ह्यूज ग्रेगेरियन टास्क हो जाएगा रिसेशन को डील करना। तो जितनी ज्यादा इकोनॉमी का पहिया मूव करता रहेगा, रिसेशन नहीं आएगा। तो कीनीसियन थ्योरी कहती है नॉर्मल टाइम्स में द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन, बट इन द रिसेशन पीरियड, जब मंदी आती है, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? हेडिंग डाली क्लास, कीनीसियन थ्योरी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, कीनीसियन थ्योरी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। The Keynesian macroeconomics, based on the theories of 20th century, the Keynesian macroeconomics based on the theories of 20th century British economist, 20th century British economist John Maynard Keynes. So based on the 20th century British economist John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, J.M. Keynes. Full stop. It says that state can stimulate economic growth and restore stability. It says that state can stimulate economic growth and restore stability in the economy, and restore stability in the economy. So state can Stimulate economic growth and restore stability in the economy, and restore stability in the economy through expansionary policies. Underline expansionary policies. Through expansionary, I'm repeating, state can stimulate economic growth and restore stability in the economy through expansionary policies. Through expansionary policies. Expansionary policies. अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे क्लास। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में कहा जाता है दो तरह की पॉलिसी होती है। ओके, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक injects the money into the market, so it is known as expansionary policies. जब पैसा को फेंकती है मार्केट में, फेंकने का मतलब बैंकों को देती है। बैंक को कैसे देती है? सिंपल है गाइस। पहली बात, इकोनॉमी क्लास, जीएस की इकोनॉमी से डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है इकोनॉमी जीएस की। कैसे देती है? बैंक से कहती है बैंक रेट सस्ता कर दो, आपके बैंक रेट सस्ता कर देती है, सीआरआर कम कर देगी, एसएलआर कम कर देगी। अब जब ये रेट कम हो जाएंगे तो ये रेट कम हो जाएंगे तो एक तरीके से बैंकों के पास चीप लोन हो जाएंगे, बैंकों के पास मनी अवेलेबल। ओके, सो जब ये सारे रेट्स कम हो जाएंगे तो बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी होगा।
अब बैंकों की जो इनकम होती है वो किससे होती है? लोन से ही होती है। हम बैंकों से लोन लेते हैं, उसके बदले में वो बैंक एक अच्छा खासा इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो बैंकों की कमाई होती है। तो जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो बैंक ज्यादा लोन देंगे, बैंक ज्यादा ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, ज्यादा लोन देंगे। तो बैंक का जो, जब बैंकों को कम रेट पे लोन पड़ रहा है तो बैंक उसका फायदा किसको देंगे? कस्टमर्स को देंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी। मनी सस्ता हो गया, चीप हो गया। इसके जस्ट अपोजिट डियर मनी पॉलिसी, मनी डियर हो गया, मनी डियर हो गया। सिस्टम में बहुत पैसा है, इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त जा रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, समझिएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त जा रही है, तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। जैसे आप लोग जो 20-25 लोग जो क्लासेस ले रहे हो, सबकी नौकरी लग जाए, क्लास 1 अफसर सब बन जाए, तो सब 90,000 1 लाख रुपीस पर मंथ आएगा। आपके खर्चे उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंकों से कहेगी, सेंट्रल बैंक से कहेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, बैंक रेट ऊपर, एसएलआर ऊपर, सीआरआर ऊपर। तो बैंकों के पास कम पैसा आएगा। जब बैंकों के पास कम पैसा आ जाएगा, लोन ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे, तो मनी डियर हो जाएगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में मनी चीप हो जाता है और अपोजिट पॉलिसी में मनी डियर हो जाता है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब टू इंजेक्ट द मनी इनटू द मार्केट। समझ में आ रहा है ना गाइस? ईच एंड एवरीबॉडी हियर? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा गाइस? यस सर। ओके चलिए ठीक है क्लास। ओके लिखिए, आई होप बोरिंग नहीं लग रही होगी क्लास। नो सर। ऑनलाइन का क्लास थोड़े निगेटिव हैं, मैं इसे ऑफलाइन में और अच्छी तरीके से व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ा सकता था। ओके अब को पुश करें, और कैसे पुश करें? बाय थ्रोइंग आउट द मनी इनटू द मार्केट। लिखिए क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ। For example, when the demand is low and growth is negative, the government can launch massive program on spending. The government can launch massive program of spending on infrastructure. Sir, when demand is Low and growth is negative. जैसे आजकल की क्राइसिस है, डिमांड लो है, डिमांड इज लो एंड ग्रोथ इज नेगेटिव, the government should launch massive program of spending on infrastructure. Government should launch massive program of spending on infrastructure. Just a suggestion, just a for the mains, for the essay, for your interview. जैसे मनरेगा है, तो इनको आज इस समय की क्राइसिस के लिए क्या है, मनरेगा में क्या था? रूरल यूथ, रूरल के एरिया में है ना, गांव में लगता ना मनरेगा। तो उसी तरीके से, क्योंकि इस समय क्या हुआ है कि लेबर क्राइसिस ज्यादा आई हुई है, लेबर्स काफी सारे अपने शहरों में वापस लौट के आए हैं, तो गांव को मनरेगा जैसी योजनाएं कुछ अर्बन सिटीज में भी चलानी चाहिए, और उन योजनाओं के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए, नई सीमेंटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स का प्रोडक्शन बढ़ा दे गवर्नमेंट। समझिएगा गाइज, अब फ्लाईओवर बनेगा तो क्या चाहिए होगा? सीमेंट, सरिया, लोहा, लेबर। अब सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, आयरन हुआ, ये क्या है? कोर इंडस्ट्रीज हैं। अब जब इसकी डिमांड आएगी तो कोर इंडस्ट्रीज चलेंगी, कोर इंडस्ट्रीज चलेंगी तो कोर इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले हैं उनको इनकम, उनको पैसे मिलेगी सैलरी के रूप में। इकोनॉमी का जो व्हील है, और साथ ही साथ क्या तैयार हो रहा है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। मनरेगा क्या है? मनरेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। उसी तरीके से हमें शहर का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया डिमांड करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना गाइस? क्लास, जैसे मैं हमेशा आपको कहते आया हूं, सिविल सर्विस में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, हाउ टू इंटरलिंक द टॉपिक।
कई बार आप ऐसे लिखोगे तो उसमें इकोनॉमी का भी पार्ट आ जाएगा. तो these are the things through which you can enhance your answer writing. Okay, ये जो आपके जो आइडियाज हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं. इकोनॉमी से आ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकते हैं, आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी. ओके, तो जैसे आजकल की कोविड क्राइसिस में डिमांड लो है, ग्रोथ नेगेटिव है, तो किसकी जिम्मेदारी है डिमांड जनरेट करने की? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी. क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ. In the recessionary in the recessionary phase for example, in 2008 financial crisis, or the current COVID pandemic, economic crisis, the relevance of Keynes is growing. Underline it. The relevance of Keynes is growing. The relevance of Keynes is growing. Next paragraph. The intervention of state is only when the intervention of state is only when the economic cycle turns down. And growth slows down or is negative, or growth slows down or is negative. Or the growth slows down or is negative. So in normal times, it is the market that drives growth. It is the market that drives the growth through the force of supply and demand. It is the market that drives the growth through the force of supply and demand. Through the force of supply and demand. Full stop. देखिए, the Indian government stepped up expenditure. With three fiscal stimuli. Sir, please repeat. The Indian government stepped up expenditure with three fiscal, FISCAL, fiscal stimuli. Excuse me, sir. Yes.
Sir, please repeat from the Indian because you are not audible. The Indian government stepped up expenditure with 3 fiscal stimuli in 2008 economic crisis. In 2008 economic crisis to revive the growth. Sir, please repeat. Is there any connection problem? Okay, I'm repeating the thing. The Indian government stepped up expenditure with 3 fiscal stimuli. With 3 fiscal stimuli, STIMULI, in 2008 economic crisis. In 2008 economic crisis, in order to revive the growth. In order to revive the growth. In order to revive the growth. Growth. Similarly, in the current COVID crisis, the government came out with huge fiscal package. Huge fiscal, FISCAL, fiscal package. So the government come out with huge fiscal package to resurrect the demand in the Indian economy. To resurrect the demand in the Indian economy. Full stop. The theories of Keynesian economics were first presented in the theory of Keynesian economics was first presented in the general theory of employment was first presented in general theory of employment general theory of employment theory of employment interest and money and money full stop. क्लियर है गाइस? कोई डाउट? ओके, सो किनीशियन वाली क्लियर है थ्योरी. अब एक फ्री मार्केट की थ्योरी है, हेडिंग डाली क्लास मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं. इकोनॉमी में यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बहुत एग्जांपल है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के यूपीएससी के. ओके, कुछ आपको दिखा चुका हूं.
डेली आपको 3-4 क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा सो दैट आप यूज टू हो जाएं कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट इज नियोलिबरलिज्म. नियोलिबरलिज्म नियोलिबरलिज्म ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. न्यू लिबरलिज्म क्या है क्लास? एक तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां ना जैसे मतलब एक तरीके से प्योर न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमी कोई नहीं है. ओके बट अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ यूएसए, जहां हर चीज मार्केट फोर्स पे छोड़ दी गई है. यूएसए में देखेंगे पानी, बिजली, पोस्टल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, सब चीज प्राइवेट है. सिर्फ पुलिस, आर्मी और जो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी, वही गवर्नमेंट का रहता एरिया रहता है, अदरवाइज सब चीज प्राइवेट है. तो इसकी इकोनॉमी को कहते हैं न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमी. ओके तो एक आई थिंक मेरे पुराने स्टूडेंट्स आंसर दे जाएंगे. मैंने क्लास में ही पूछा था एक बार ये टॉपिक, ये न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है? न्यू लिबरलिज्म तो आपको मैंने बता दिया. एनीवन? सर जैसे चाइना कर रहा है अभी फंड दे करके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है और कंट्रीज में, छोटी कंट्रीज में जिनको जरूरत है. वो न्यू इंपीरियलिज्म. और इसका थोड़ा सा और एग्जांपल बताएं कोई, मतलब अगर सपोज वो तो अच्छा, वो न्यू इंपीरियलिज्म हो गया या न्यू कॉलोनियलिज्म हो गया? सर जो गरिमा? जैसे वर्ल्ड बैंक WTO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक WTO के अकॉर्डिंग. यस जुबैर, I think connection problem is there. Yes Garima, that is more a neo colonialism जो चाइना कर रहा. सर कोई पैकेज? यस मोहित? सर याद नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब कुछ पैकेज सर दे रहे हैं किसी नेशन को जो आपके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यू. यस प्रज्वल, यू वांट टू ट्राई? yes sir correctly नहीं पता बट न्यू इम्पीरियलिज्म काइंड ऑफ कोल्ड वॉर से रिलेटेड है. जैसे यूएस एंड रशिया का कोल्ड वॉर हुआ, देन उसने देखो क्लास, ये सारे टॉपिक्स, इफ यू आर ए सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो दीज टॉपिक्स वेरी वेल. ओके बिकॉज आप लोग में से आगे चल के कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो आपके लिए ये सब टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यू इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद. ओके साम्राज्य को बढ़ाना. इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, साम्राज्य को बढ़ाना. तो न्यू इंपीरियलिज्म जैसे इराक पे WMD का आरोप लगा के, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा के कब्जा कर लेना, इराक की गवर्नमेंट को टॉपल कर देना, सद्दाम हुसैन को, उसकी जगह अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना, दैट इज एन एक्शन ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म. जो चाइना कर रहा है पाकिस्तान के साथ या आसपास के देशों के साथ, दैट इज न्यू कॉलोनियलिज्म. ध्यान रखिएगा, ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है. न्यू लिबरलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म. इंपीरियलिज्म मतलब किस, जैसे इंडिया में क्या हुआ, पहले ब्रिटेन ने यहां पे कब्जा किया 1757 बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1764 बैटल ऑफ बक्सर. ओके इंडिया पे रूल किया, इंडिया पे इंपीरियल रूल किया. फिर उसके बाद इंडिया को कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन इंडिया का शुरू कर दिया. तो पहले इंपीरियलिज्म शुरू हुआ, फिर कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ इंडिया के सेंस में.
भाई सिंपल बात है, जब तक आप किसी पे कब्जा नहीं करोगे तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करोगे? समझ पा रहे हैं? तो तब पहले जमाने में 18th सेंचुरी में एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता था हमला करके, फिर उसको एक्सप्लॉइट करता था, तो उसे कहा जाता था, जब हमला करता था तो उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता था, और जब एक्सप्लॉइट करता था तो उसे कॉलोनियलिज्म कहा जाता था। आज क्या है, आप सीधे हमला नहीं कर सकते, आज आप टेररिज्म के नाम पे हमला करोगे, जैसे अफगानिस्तान पे। ठीक है, मैं उस इफ एंड बट में नहीं पढ़ूंगा कि हाँ भाई ओसामा बिन लादेन था और वहां पे ट्विन टावर्स डिस्ट्रॉय हुए थे, वो अपना एक अलग इश्यूज है। बट अफगानिस्तान पे क्या हुआ? आपके अमेरिकन फोर्सेस सिंस 2001 से लेकर के अब तक अमेरिकन फोर्सेस थी। तो क्या है ये? नियो इंपीरियलिज्म है, नियो इंपीरियलिज्म। इसी तरीके से इराक में क्या हुआ? नियो इंपीरियलिज्म। अफ्रीका की कई कुछ पपेट कंट्रीज क्या करती हैं आपके, एक तरीके से पपेट कंट्रीज, या अमेरिका पनामा या कोलंबिया में क्या करना चाहता है? वेनेजुला के साथ जो अमेरिका के जो डिफरेंसेस है वो क्या हो रहे हैं? वहां वो अपनी फेवर की गवर्नमेंट चाहता। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू इंपीरियलिज्म। बट फिलहाल हम कर रहे हैं नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म का मतलब होता है टू हैव अ लसास फेयर इकोनॉमी। लसास फेयर मतलब minimum government restriction, with no restriction, government with no restriction, economic restriction, the government with no economic restriction। मतलब पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है कि अगर प्याज महंगे हो रहे हैं तो लसास फेयर में गवर्नमेंट कहेगी सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, जब डिमांड आ जाएगी तो सप्लाई अपने आप, जब सप्लाई आ जाएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप सेटल हो जाएगी, प्राइस अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट लसास फेयर। भारत की इकोनॉमी क्या है? भारत की इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है विद वेलफेयर एलिमेंट, पॉलिटी, मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो इकोनॉमी है, वेलफेयर एलिमेंट, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भारत की इकोनॉमी इस तरीके की है। तो जब कभी भारत में प्राइस राइज होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर लेती है। अभी हम आएंगे इकोनॉमिक सिस्टम, यही इकोनॉमिक सिस्टम है। नेक्स्ट बिल्कुल लाइन वाइज टॉपिक अरेंज है, हम पहले ये सब पढ़ रहे हैं, इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम आएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी, समाजवादी, सोशलिस्ट और आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और पुराना यूएसएसआर, पुराना चीन, ये सब समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, आज का भारत मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो बट उसके लिए पहले न्यू लिबरलिज्म पढ़ना जरूरी है। देखिए गाइस, न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं नव उदारवाद। Neoliberalism is an ideology. Neoliberalism is an ideology that emphasizes the value of free market competition. That emphasizes the value of free market competition. It is closely associated with ideology of. It is closely associated with the free market of free market competition that emphasize as an ideology that emphasize the value of free market competition. Free market competition. It is closely associated with the ideology of. It is closely associated with the ideology of laissez-faire, LAISSEZ, laissez-faire, FAIRE, LAISSEZ, FAIRE, laissez-faire economics। अभी डिफाइन करेंगे laissez-faire, डोंट वरी।
लसाज फेयर, प्री में क्वेश्चन बना लसाज फेयर के ऊपर, लसाज फेयर इकोनॉमिक्स with no or minimal state intervention in the economic and social affairs, with no or minimal state intervention in the economic and social affairs, and social affairs. The new liberalism ideology is committed to freedom of trade and capital, is committed to freedom of trade and capital, So please repeat. the new liberalist ideology is committed to the freedom of trade and capital, freedom of trade and capital, it is also known as neo-capitalism. It is also known as neo-capitalism. Capitalism, which focuses on market freedom, globalization, which focuses on market freedom, globalization, intellectual property rights, free movement of goods, services, investment and ideas, free movement of goods, services, investment and ideas, full stop. However, over the course of neoliberal era, economies around the world have become more and more unequal. Economies around the world have become more and more unequal. समझिएगा, जब से भारत में 1992 के रिफॉर्म्स हुए हैं, भारत में अमीर गरीब की खाई और बढ़ गई है। अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होता है, जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास साधन है, साधन मतलब रिसोर्सेज, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास साधन हैं, वो ऊंचा हो जाता है। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई लिंक्स नहीं है, न्यू लिबरलिज्म से इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत बढ़ गई है।
देश के अंदर ही इनइक्वालिटी बढ़ गई है। कहते हैं ना, हम ऐसे में या डिबेट में सुनते हैं ना कि देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक इंडिया में रहते हैं और दूसरा भारत में रहते हैं। हम और आप शायद इंडिया में रहते हैं, और जैसे यूपी के इंटीरियर, बिहार का इंटीरियर, झारखंड, मध्य प्रदेश का इंटीरियर, वो भारत में रहते हैं। तो इंडिया में मतलब देश में दो देश बसते हैं, इंडिया एंड भारत। साउथ दिल्ली चले जाएंगे, इंडिया है। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन से या न्यू लिबरलिज्म से अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, इनइक्वालिटीज बढ़ती। ओके, देखिए खत्म कर लेते हैं। देखिए, become more and more unequal. The world have become more and more unequal. Economies around the world have become more and more unequal. It also created monopolies. Which further. Sir, what about after? Yes. After unequal. The world have become more and more unequal. It also created monopolies, which eliminated the competition, market competition. There is unsustainable economic growth. Sustainable economic growth. There is unsustainable economic growth. So please repeat from market competition. Creation of monopolies which eliminated market competition. Full stop. There is unsustainable economic growth. So can you explain this line? What does it mean by unsustainable economic growth? Definitely, I will explain. See, for example, in India, okay, जो in India के जो suppose इंडिया और चाइना, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये पॉइंट है और जो नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है वो कोरोलरी एक जैसा ही पॉइंट है। इंडिया और चाइना में अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। वी आर हंग्री ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। हम इंडिया एंड चाइना दोनों टॉप 3 एनर्जी कंज्यूमिंग में कंट्रीज में आते हैं। तो हमारे यहाँ हम कोल, ओके, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर को बेतहाशा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो क्या है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं चल पाएगा। हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, और मेजॉरिटी हमारे डैम्स कहां बन रहे हैं सर्जना? ये आपके इधर नॉर्थ ईस्ट और आपके वेस्टर्न हिमालयाज में, जो कि सिस्मिक जोन है। चाइना भी ऐसे ही कर रहा। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली हैं, दे हैव टू पे द प्राइस। हम अर्बनाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एनवायरमेंट। अभी आपने देखा होगा कुछ 15-20 दिन पहले काफी न्यूज में क्रिटिसाइज हुआ था। गवर्नमेंट ने अभी वेस्टर्न घाट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रीन सिग्नल दे दिया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसको कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आप वेस्टर्न घाट्स, जो कि एक हॉट स्पॉट है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का सेंसिटिव जोन है, आप कैसे उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप ग्रीन सिग्नल दे सकते हो? तो दिस इज अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केट इकोनॉमी में हम लोग इतना डूब चुके हैं कि हम एक्चुअली you must have heard the thing sustainable growth. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही फेमस वर्ड है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इसका जस्ट अपोजिट है अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ।
हम अब जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं वो दिल्ली, आपके बेंगलोर, जो इंडिया के सबसे मेजर शहर हैं, मेजर चीज हैं, वो आज वर्ल्ड के वर्स्ट पोल्यूशन सेंटर्स हैं। तो दिस इज व्हाट अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हम किसके एवज में बढ़ रहे हैं आगे? अपने लोगों के एवज में। हम लोगों को की लाइफ के बदले में हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। चाइना देख लीजिए, चाइना का अब अभी वेदर साफ हुआ था लॉकडाउन में, आपके जालंधर से हिमालय दिखने लग गया था। ओके, तो द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों हो रहा है? मार्केट इकोनॉमी की वजह से। सब आगे निकलना चाहते हैं, रीजंस अलग चीजें हैं, हम उस पर डिबेट्स करेंगे। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी कल परसों में मिक्स्ड इकोनॉमी का चैप्टर टॉपिक आएगा, तो उसमें डिबेट करेंगे कहाँ हद तक सही है, कहाँ हद तक गलत है। बट वी ऑल नो कैपिटलिस्ट, चाइना भी एक कम्युनिस्ट पॉलिटी है, बट इकोनॉमी चाइना की कैपिटलिस्ट ही है। पॉलिटी कम्युनिस्ट, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है चाइना की। आई होप सर्जना द थिंग इज क्लियर। अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? मतलब इट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ, मतलब वी पीपल, जिसमें हो सकता है हम भी शामिल हो। हम नहीं देखते हैं कि हमारा आगे का जनरेशन या हमारी हेल्थ पे क्या असर हो रहा। हम एक इस चीज को, हमें और ज्यादा बढ़ना है, और ज्यादा रिच होना है, और ज्यादा नेम फेम होनी है। तो ओवरऑल कंपनियां भी ऐसे ही कर रही हैं। क्लियर है? ओके, लिखिए क्लास, लेट्स फिनिश दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। द डेवलपिंग कंट्रीज in this neoliberal order are at receiving end. The developing countries in this neoliberal order are at receiving end. They are exposed to toxic hazardous materials like e-waste, They are exposed to toxic hazardous materials like e-waste, and these are very common in African and Asian countries. And these are very common in African and Asian countries. Full stop. Clear, guys? So class, I'm stopping you here. At 8:30, we will again assemble for the second batch of Science and Tech.